अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। नासरीन, बात करेंगे कराची में समुद्री तूफान तो टल गया है मगर सियासी समुद्र में शदीद तलातुम देखने में आ रहा है। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस मुआशी हब में सियासी जमातें अपनी अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए आपस में ही दस्तो गिरबा हैं। मेयर कराची के इलेक्शन के बाद सख्त सियासी महाजराई देखने में आ रही है, जबकि आज इलेक्शन कमीशन ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के मेयर को मानने से साफ इनकार कर दिया है। जमात इस्लामी ने इलेक्शन के खिलाफ कानूनी और सियासी जंग लड़ने समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है और आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान की जानिब से यौम स्याह भी मनाया गया, जिसका ऐलान कल किया गया था। इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा गया है और इल्ज़ाम लगाया गया है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में फ्रॉड किया है। तहरीक इंसाफ के बल्दियाती नुमाइंदों को अगवा किया गया है, इसलिए इलेक्शन का रद्द करार दिया जाए और दोबारा से कराया जाए। मेयर इलेक्शन के दौरान पीटीआई नुमाइंदों की गैर हाजिरी पर तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई है और सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने तहकीकात के लिए 11 रुकनी कमेटी भी बना दी, जो कि आज रिपोर्ट पेश करेगी और गैर हाजिर रहने वाले नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मेरे इलेक्शन पर जहां दो बड़ी जमातें सरापा एहतजाज हैं, तो वहीं पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन जमातों को कराची के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने की दावत भी दे दी है। सूबाई वजीर सईद गनी ने तनकीद करते हुए कहा है कि अगर हाफिज नईम को ज्यादा वोट नहीं पड़े तो इसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी हरगिज नहीं है। पीटीआई की आपस की लड़ाई में उन्हें नुकसान हुआ है और सूबाई वजीर शर्जील मेमन भी आज सिंध असम्बली में खूब गरजे बरसे हैं। कराची की तरक्की के दावे किए और मुखालफिन को खरी खरी सुनाई गई, जो कि हमेशा का तमाम सियासी जमातों के तमाम रहनुमाओं का यही वतीरा रहा है। हमारा आज का सवाल यह है कि मेयर इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी ने कानूनी और सियासी जंग लड़ने के लिए मैदान में तो आ गई है, लेकिन क्या जमात इस्लामी नताइज दुरुस्त करा पाएगी? आज के पैनल का तारुफ मैं आपसे करा दूं तो प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, आमिर ज़िया साहब, जवाद फैजी साहब और रमीज़ खान साहब। सबसे पहले जवाद साहब आपसे बात करना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? जमात इस्लामी ने तो तिबले जंग बजा दिया है, कहा है कि जी वो इस हवाले से अदालत में भी जाएंगे और अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई नताइज तब्दील हो पाएंगे? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि कानूनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। हर एक का ये हक है कि वो अदालत में जा सके, मुतल्लका प्लेटफॉर्म्स जो है उस पर करे। लेकिन ये जो जंग है ना, कि जंग लड़ेंगे, सियासी भी कानूनी भी, मेरा ख्याल है कि इन रहनुमाओं को भी अपने अब अंदाज़े फ़िक्र पे और जो तर्ज़ तखातुब है उस पर भी गौर करना चाहिए। कुछ हमें भी करना चाहिए। कब तक हमने जंग ही लड़ते रहना है? दूसरी अहम बात यह है कि वो अहले सियासत ही क्या जो बैठ ना सकें, जो मामलात तय ना कर सकें, जो अफहाम व तफहीम से इस मौके पे अगर शहर कराची देयर इज़ नो डाउट कि उसकी बड़ी कदर व मंजिलत है, उसकी अहमियत है, लेकिन अगर उस शहर से हम माजी में भी पहले गोलियों की और फिर तड़तड़ाहट की आवाज़ें सुनते रहे और फिर से अगर हम ये देखने लग जाएं कि शिद्दत आ गई है, हिद्दत आ गई है, तो ये कोई मुल्क की खिदमत नहीं होगी। रह गई बात हाफिज साहब के इल्ज़ामात, तो बात यह है कि जब कोई चीज़ नहीं हो रही, अगर पीटीआई के लोग भी गायब हैं, उसकी मुतल्लिका प्लेटफॉर्म से ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये अब जो ब्लेम गेम ना ख़त्म होनी चाहिए। मुझे 32 साल हो गए हैं इसी दश्त की सयाही में सहाफ़त करते हुए, और मैं तो मुसलसल एक ही जुमले लिख लिख के भी तंग आ गया हूँ, सुन सुन के भी तंग आ गया हूँ कि हर मसले पे हम इतनी शिद्दत और इतनी हिद्दत बढ़ा देते हैं कि लोगों को लगता है कि इससे बड़ा दुनिया का मसला ही कोई नहीं रह गया। खाना पीना है या नहीं है, लेकिन ये सियासत चलती रहनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, इस पे जनाब सिराजुल हक, आपस में मिलने में कोई हर्ज नहीं है और आपस में गपशप करने में कोई हर्ज नहीं है, उन्हें करनी चाहिए। और शहर कायद के जो मसाइल हैं उन्हें एड्रेस होना चाहिए, ना कि मेरी हुकूमत या तेरी हुकूमत या मेरा इक़्तिदार या तेरा इक़्तिदार या मेरा इख्तियार और तेरा इख्तियार। इससे निकल के मुल्की खिदमत का जज्बा होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स है उस पर जरूर जाना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। ऑफर भी की गई थी जमात इस्लामी को कि मेयर हमारा और डिप्टी मेयर आपका, लेकिन उस पर कहाँ माने थे वो, क्योंकि एक पेज पर आने के लिए तो कोई जमात तैयार नहीं है।
मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं ना कि इनकी क़यादत को बैठ जाना चाहिए और उनको ये सर जोड़ना चाहिए कि इसका मसले का हल निकाला जाए, ना कि ये मीडिया पे आके और गुफ्तगू और लाउड स्पीकर बड़े बड़े स्पीकर लगा के अगर हमने शोला बयानियां ही दिखानी है तो अवाम का क्या बनेगा। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि इसमें जो जीरक लोग हैं, जो शख्सियात हैं शहर कायद की और सियासी जमातों के जो कायदीन हैं, और वैसे भी जमात इस्लामी को जिधर जा रही है ना PTI के साथ, जो उसके साथ हो रहा है, जो उसने 9 मई को कर दिया है, हाफिज साहब को भी थोड़ी नजरसानी कर लेनी चाहिए। सही। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि PP पिछले 15 साल से हमारे मुआशी हब जो कि कराची, जिसे मुल्क का मुआशी हब कहा जाता है, वहां हुकूमत कर रही है, लेकिन अगर सूरत हाल देखी जाए तो इंतहाई अबतर है, कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रही। सिर्फ इक्तदार के लिए हर कोई आता है और अपने फायदे देखकर चला जाता है। तो कब अवाम का सोचा जाएगा बजाय इसके कि आपस की लड़ाइयों में लगे रहें? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त मंजरकशी की है कराची की। कराची का दुख जो है बहुत बड़ा है और वहाँ पे सिर्फ सिविक मसाइल ही नहीं है, बल्कि ये भी लोगों में बहुत ख्याल आ गया है कि उनके जो सियासी उनके हकूक हैं उनसे उनको महरूम रखा जा रहा है। अगर दुनिया का ही कोई और सीधी सादी सी जमहूरियत होती तो हम लोग आज बहस ना कर रहे होते। वो सीधी सादी जमहूरियत में ये होता है कि अगर 2 जमातें, उनकी अगर तादाद जो है अरकान की तादाद 192-93 है और उसके मुकाबले में जो दूसरा इत्तेहाद है उसकी तादाद 173-74 है, तो जाहिर है कि जिसकी अक्सरियत है वो जीत जाएगा। उस पर ना उससे पहले क़यास आराई होगी ना बाद में क़यास आराई होगी। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना, जमहूरियत की कोई भी कल सीधी नहीं है। और कराची की जब बात आती है तो फिर तो मतलब है कि हमें बड़े माजी से देखना पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। बात ये हुई है कि लोगों को जो दुख है और लोगों को शिकायत है, MQM हो गई, जमात इस्लामी हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, वो शुरुआत यहाँ से होती है कि जो हल्का बंदियां की गई थी, हल्का बंदियों के अंदर जो है कराची के एक बहुत बड़े हिस्से को महरूम रखा गया उनके डेमोक्रेटिक राइट से। कहीं पे हल्के जो थे बहुत छोटे थे, कम अफराद पर मुश्तमिल थे, कहीं पे हल्के जो थे वो मतलब दुगने जो उनकी तादाद होगी, जब फर्ज करें कहीं पे 10 हैं तो बाज़ लोगों में 20-25 हजार लोग हैं। तो बात वहां से शुरू हुई थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि MQM जो है उसने बॉयकॉट किया। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी बात ये होती है कि जब इलेक्शन के स्केड्यूल अनाउंस हो जाते हैं और वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, जैसे कि जनवरी में हो गया था, तो फिर कानून में तरमीम जो की जाती है उसके ऊपर लोग यकीनन अगर फिर इतराज करते हैं तो जायज बनता है। तो यहाँ पर भी उस कानून में तरमीम की गई और पर्सन स्पेसिफिक है, जो हमारी आजकल एक रवायत बनी है कि जी क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, काबिल हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, सियासी खानदान है, लेकिन फिर जिस तरह से उनके लिए एक जगह बनाई गई क्योंकि उन्होंने UC के इलेक्शन तो नहीं लड़ा था, तो उनको जनाब फिर ये हुआ कि जी एक नॉन इलेक्टेड शख्स भी रन कर सकता है। ये दूसरी इतराज की वजह बनी। तीसरी ये बनी कि जो खदशा था कि 9 मई के वाकयात के बाद यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है खलफशार का शिकार है और 9 मई के वाकयात के बाद जो है आपको पता है क्योंकि जो मरकजी क़यादत है बड़े ताश के पत्तों की तरह गिरी भी है, रेत का ढेर भी साबित हुए। लेकिन वहां पर जो है कि अगर होता ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता तो फॉरवर्ड ब्लॉक को आना चाहिए था, 30 लोगों पे फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि अगर 61-32 आपके 62 हैं तो 32 के ऊपर बन जाना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि वो बजाय फॉरवर्ड ब्लॉक के वो लापता ब्लॉक बन गया, यानी कि जो लोग नहीं आए तो उनका बिल्कुल एक, क्योंकि सियासी वो है ना, उनका बिल्कुल हक है कि वो ना आए और उनका बिल्कुल हक है कि वो बात ना माने। लेकिन आमिर साहब, जमात इस्लामी की जानिब से तो ये कहा जा रहा है ना कि उनको अगवा कर लिया गया है, उनको आने नहीं दिया गया, उनकी जानिब से तो ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं उसी तरफ हाजिर हो रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक था जैसे कि कहा जा रहा है, तो वो क्या देर थी कि वो लोग कहीं पे जमा होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि जी हम तो नहीं देंगे, अब आप हमें रखें ना रखें, हम हैं, अब ये हमारा वो है, पोजीशन है। लेकिन फिर जिस तरह से वो लोग जो थे कि वो जो तलाशी गुमशुदा हो गए और उनके बारे में ये हुआ कि लापता ब्लॉक बन गया, फॉरवर्ड ब्लॉक की जगह लापता ब्लॉक बन गया, आयरनी है, तो जाहिर है कि लोगों में तशवीश बढ़ी और इतराज की जगह बनी। होना ये चाहिए था कि कराची जैसे अहम मेयर के इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए था। अगर ये हमारे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब अगर गैर मुतनाज़ा तरीके से आते तो हर आदमी ताली बजा रहा होता। अब लेकिन उनकी फतह इस नौयत की है कि वो मुतनाज़ा बन गई और उसका बोझ जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, और ये बहुत बड़ा लम्हा है। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस वक्त इर्तिकाल जो है ताकत का वो सूबाई हुकूमत के पास है। अब मुर्तज़ा वहाब ठीक है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, हो सकता है कि सपोर्ट भी होगी, उनको यकीनन होगी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट, पहली बार उनका मेयर आया है कराची के अंदर। लेकिन क्या वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर करा सकते हैं? क्या वो ये काम करा सकते हैं कि जनाब जो उन्होंने कहते हैं ना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है, उसके सरबराह जो हैं वो हैं वजीर आला हैं, या सिंध हाई डेंसिटी बोर्ड बनाया है, या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाई है, या इस तरह के दीगर जो कि सिविक फंक्शन होते हैं, शहरी हुकूमत के फंक्शन होते हैं, क्या वो पावर डिवॉल्व करके वहां पे लेके जाएंगे?
तो इस वक्त असल मसला ये है और इसको हमें ब्रॉडर लड़ाई में देखना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि तलकीन करें, आए मिल के बैठ जाएं। वो कहते हैं ना, लुटने वाला और लूटने वाले में कैसे इत्तेहाद होगा, ठीक है ना। जो जालिम और मजलूम में क्या इत्तेहाद होगा, जिसने मतलब हकूक को गस्ब किया और जिसके हकूक गस्ब हो गए, वो कैसे इत्तेहाद करेंगे। तो यहाँ पे जो शहरी इलाकों की जो दर्द है, जो दुख है, वो बिल्कुल जायज़ है। मैं ये नहीं कहता कि देही सिंध में शहद की नहरें बह रही हैं, वहां पे बहुत अबतर सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी ने वहां पर भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया लोगों के साथ। 15 साल अगर किसी की मुसलसल हुकूमत हो, उसके बाद तो मतलब है आप बहुत कुछ कर सकते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही कर तो बहुत कुछ सकते थे और करना बहुत कुछ चाहिए। आमिर साहब ऐसे ही है। हाफिज ताहिर अशरफी साहब, आप क्या कहेंगे जमात इस्लामी की जानिब से इस इलेक्शन को, मेयर इलेक्शन कराची के इलेक्शन को मुतनासिक करार दे दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि हम नताइज कबूल नहीं करेंगे, अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि वो अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए मतलूबा नताइज हासिल कर पाएंगे जो वो चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। माशाअल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो बड़ी तरक्की कर रही है और कल का कराची का जो इलेक्शन है उसने वाज़े कर दिया है कि जमहूरियत पाकिस्तान में कितनी मजबूत हो रही है। और यहाँ वैसे कोई आइन, कोई दस्तूर, कोई कानून, कोई पार्लिमान, कोई अदलिया, कोई चीज़ मौजूद है। ये हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अरबों में इलेक्शन कमीशन का जो है ना जी, अरबों में अखराजात हैं इलेक्शन कमीशन के। अगर इलेक्शन कमीशन मेंबरान को इलेक्शन के लिए नहीं ला सकता, पूरी कायनात देख रही है जो कुछ कराची में हुआ है, उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेता, तो फिर मेरा ख्याल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से एक दरखास्त करनी चाहिए कि वो आइंदा सूबाई और कौमी असम्बलियों के इलेक्शन करवाने की बजाय कर लेंगे। कल का इलेक्शन यही बताता है, छोड़िए दामती या नहीं दामती या ताकत या कुव्वत के बाद की बातें हैं। क्या पाकिस्तान में कोई शख्स कह सकता है कि ये इलेक्शन कमीशन ने अपना काम पूरा किया है जो, और अगर नहीं किया तो फिर भाई कौन सा पैसा क्यों जाया कर रहे हो? सीधा सीधा सिलेक्ट कर दिया करो कि ये है सारे कौन, बिचारी का पैसा भी बचे, वक्त भी बचे। और लेकिन अगली एक बात की है कि ये असूल किधर गए। जमात इस्लामी से भी एक सवाल है कि एक तरफ आप इमरान खान साहब को चोर कहते हैं, एक तरफ आप इमरान खान साहब के ऊपर करते हैं, दूसरी तरफ आप उनके साथ इत्तेहाद बनाते हैं। इस्लाम जो है वो इत्तेहाद बनाती है। असूल जो आप हमें बताते हैं या कोई कानून जो हमें बताते हैं या बताते हैं, हाफिज साहब, आपकी ऑडियो में शायद कुछ मसला है, हम ये मसला रिजॉल्व करने के बाद दोबारा आपका कमेंट लेते हैं। रमीज साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? असूली सियासत की बात हमेशा सिराजुल हक साहब ने की है, जमात इस्लामी ने की है, लेकिन अगर मेयर इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर इनके असूल फिर कब कहाँ गए? जैसे कि अभी हाफिज ताहिर अशरफी साहब भी यही कह रहे थे कि जी पहले तो ये इत्तेहाद के लिए राजी नहीं थे, बुरा कहते हैं पीटीआई को, अब इत्तेहाद भी कर लिया और फिर अब इलेक्शन को भी मुतनाज़ करार दे दिया है, नताइज भी नहीं मान रहे, तो आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल थोड़ी सी ज़रा मज़ाक़ है सूरत हाल इसलिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जिस गवर्नमेंट के अंदर है उसके अंदर उनके एक कोएलिशन पार्टनर एमक्यूएम है, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जेरी मैंडरिंग यानी कि अपनी मर्जी की हल्का बंदियों का इल्ज़ाम लगाया। दूसरे कोएलिशन पार्टनर इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अपने ठप्पे से जानी के जाली वोट डलवा के अपना कैंडिडेट का जितवाने का इल्ज़ाम जो है आज़ाद कश्मीर पे लगवाया। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों जो इल्ज़ामात हैं ये किसी पराई की तरफ से नहीं, अपने कोएलिशन पार्टनर्स की तरफ से लगे हैं। जहाँ तक बात कराची के इलेक्शंस की है तो मेरे ख्याल इसी स्टूडियोज़ में बैठ के गुज़श्ता हफ्ते मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस जीत इसलिए जाएगी क्योंकि वो जिस तरह से इलेक्शंस की प्री प्लानिंग करते हैं,
उस प्लानिंग के अंदर अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली इंटरसेप्ट नहीं करता, जो अभी तक किसी इलेक्शन में नहीं किया, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पत्ते बिखरे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो डीमोरलाइज्ड हैं, और उसके बाद एक डीमोरलाइज्ड होना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे शायद एक और नया मामला खड़ा हो गया है जिसपे ज़िया साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि जरा वो एक गायब ब्लॉक बन गया है। तो मेरे ख्याल इस पूरे मसले का जो जवाब है, यहाँ बैठ के हम स्पेकुलेशंस पे तो बातें कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जवाब वो 30 से 31 लोग आकर देंगे कि जनाब वो कहाँ पे थे, क्या मामला है, क्यों इल्ज़ाम लगा है कि वो लोग अगवा हैं। क्योंकि देखिए ये बहरहाल एक सीरियस मामला है कि आप 31 लोग गायब करके 192 की मेजॉरिटी रखने वाले जो हैं वो 173 से हार जाते हैं, तो बहरहाल एक सीरियस मामला है। फॉरवर्ड ब्लॉक था, सामने आते अपना जवाब देते। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, वो हमने सेनेट इलेक्शन में भी देख लिया, आज़ाद कश्मीर में भी देख लिया, और जेरी मेंडरिंग का इल्जाम जो कि एमक्यूएम ने लगाया उस पर भी देख लिया। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमें ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से तारिक शरीफ साहब ने कहा, जिस तरह उन्होंने पंजाब के इलेक्शन के अंदर रोल प्ले किया, केपीके के इलेक्शन के अंदर रोल प्ले किया, तो मेरे ख्याल चीज़ें खासी ऑब्वियस हैं। लेकिन अब चूंकि मामला इट्स गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इलेक्शंस, और इस नेक्स्ट इलेक्शंस में किसका क्या पावर शेयर होगा उस तरफ जा रहा है, तो इसलिए अब मामला हमें थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं। पहले एक तरफ ये सारे थे और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, इसलिए हमें कुछ चीजें सिंपल नजर आती थी। अब चूंकि ये इंटरनल डिवाइड है, तो इंटरनल डिवाइड में हमें जरा ये टग ऑफ वॉर नजर आ रही है इस वक्त। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। हाफिज साहब, आप क्या कहेंगे कि जमात इस्लामी क्या अब अपने मतलूबा नताइज हासिल कर पाएगी? क्योंकि बहुत सारी जमातें आई, हमेशा हर इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया जाता है, कोई आज तक इलेक्शन ऐसा नहीं है जो कोई मिनोअन तस्लीम किए गए हों जिसके नताइज, तो अब आप आगे क्या होता देख रहे हैं? देखें, गुजारिश ये है कि जमात इस्लामी अगर अपने उनको जो मेंबर मिले थे उसी पे कायम खड़ी रहती तो जमात इस्लामी का वकार, इज्जत इससे ज्यादा बढ़ता। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया, ये नहीं कि ये इलेक्शन कमिश्नर, हमेशा हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो ताकतवर, जो आप देखें पैसा इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्शन में 25-30 करोड़ रुपया लगाता है एमएनए, 15-20 करोड़ एमपीए लगाता है। अब तो ये भी क्या कभी किसी एक को नाहल किया इस बुनियाद के ऊपर? आप देख लें सारा कुछ। अब ये एक हफ्ते से मीडिया सारा कुछ दिखा रहा था ना कि जो हो रहा था, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो इंश्योर करता कि भाई ये खरीदो फरोख्त और ये सारा कुछ, ये बाजार लगा हुआ जो गलत है सही है, या उसकी तहकीक करता और करके कहता ये गलत बोल रही है, जमात इस्लामी वाले गलत बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले गलत बोल रहे हैं। कल 30 मेंबर आए ही नहीं, उनको लाना किसकी जिम्मेदारी थी अगर वो आना चाहते थे? अब आस्ता आस्ता चीजें सामने आ रही हैं, तो जमात इस्लामी को भी सोचना चाहिए कि वो या तो वो फिर एक तय कर लें, जैसे IGI में सारे इकट्ठे हो गए थे कि भाई ठीक है, छोटी बुराई बड़ी बुराई, हमने एक के साथ खड़े होना है। एक तरफ आप इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को ऐसी तैसी करते हैं, दूसरी तरफ आप उनके हलीफ बन जाते हैं कराची के अंदर। तो ये ऐसा, या जमीयत उलमा इस्लाम की तरह आप सियासत करें ना, मौलाना फजलुर रहमान की सियासत की तरह सियासत करें। वो कहते हैं कि जी हम तो सियासत कर रहे हैं, हम मुस्लिम लीग नून के हलीफ हैं, उनके साथ खड़े हैं, PDM हमने बनाई है। आप अपने जो असूल और मंशूर है उससे भी हटते हैं और फिर ये सारा कुछ होता है। मैं समझता हूँ इसमें एक तो लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है इस वोट के ऊपर, पब्लिक का एतमाद खत्म हो रहा है कि यार वोट दे भी दो, होना वही है जो सामने आता है। दूसरा, कल के दिन में जो कुछ हुआ है, मैं नहीं समझता कि कोई भी जमहूरियत पसंद या कोई भी जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की बात करने वाला है, खुद पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी ये बात जरूर कह रहे हैं और निजी मजलिसों में कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए वो कौम को बताएं कि क्या हुआ है कराची में, कितना दुरुस्त है कितना गलत है, जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा कर रही है या दुरुस्त हो रही है। और सिराजुल हक साहब को भी चाहिए कि वो भी अपनी एक सिमत मुतय्यन करें, क्योंकि पाकिस्तान में मजहबी कुव्वतों का तो पहले ही जो हाल है वो बुरा है। सही, बिल्कुल आप सब ऐसा ही है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है और ब्रेक के बाद हमारा सवाल ये होगा कि हुक्मरान इत्तेहाद की सोच सिर्फ जाती मफाद तक महदूद है और नून लीग की तमाम तर तवज्जो नवाज शरीफ की वापसी पर लग चुकी है और महंगाई है कि मुल्क पे दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, अवामी मसाइल उरूज पर हैं, आखिर इनका कौन सोचेगा? ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, तो बात करेंगे कि इत्तेहादी हुकूमत को आए हुए तकरीबन 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के दौरान
हुक्मरान इत्तेहाद की सोच सिर्फ जाती मफाद तक ही महदूद है। अवाम को रिलीफ देने के बजाय सिर्फ जाती मफाद के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी नए कानून में तब्दीली करके करप्शन केसेस खत्म कराए जा रहे हैं, तो कभी इलेक्शन की मुद्दत बढ़ाने और सूबाई इलेक्शन न कराने से मुतालिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए जाते हैं। कभी पार्लियामेंट के फैसले जबरदस्ती मनवाने के लिए तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास होता है। यहाँ तक कि कई बरसों से लंदन में बैठे नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल किया जाता है। पहले रिव्यू एंड जजमेंट का एक्ट मंजूर करके नवाज शरीफ को नजरसानी पर अपील का हक दे दिया है, और आज सेनेट में इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करके ताहयात नाअहली के खात्मे का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की मुद्दत दर्ज नहीं है उसकी नाअहली सिर्फ 5 साल होगी, और वो शख्स 5 साल के बाद कॉपी और सूबाई इलेक्शन लड़ भी सकेगा। और इसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट में सदर के इख्तियारात भी महदूद कर दिए गए हैं, और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है। मगर दूसरी जानिब महंगाई है कि मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई बढ़कर मजमूई तौर पर तकरीबन 35% हो चुकी है, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। और बेरोजगारी है कि मुसलसल बढ़ती जा रही है, सबूहाली का शिकार है, और रोजगार के मौके सुकड़ते ही जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन जो है वो अरूज पर है। गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़ रही हैं, सनतें बंद हो रही हैं, और नौजवान गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने और अपनी जिंदगियां दांव पर लगाने पर मजबूर हैं, क्योंकि फाका कशी पर उतर आए हैं। तो आखिर घर का चूल्हा चलाने के लिए कुछ तो करना है जब ये हुक्मरान नहीं सोचेंगे। तो हमारा सवाल ये है कि पार्लियामेंट का महाज और हुक्मरान इत्तेहाद की सोच सिर्फ जाती मफाद तक महदूद है। इलेक्शन से पहले नून लीग की तमाम तर तवज्जो नवाज शरीफ की वापसी पर लगी हुई है। सियाह साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? हुक्मरान है कि अपने फायदे का सोच रहे हैं, और बहुत अरसे से ये चहमगोइयां हो रही थी कि नवाज शरीफ को फायदा देने के लिए तरामीम की जा रही है, नए कानून पास किए जा रहे हैं, और अब वो सामने भी आ चुका है खुलकर। तो क्या कहेंगे इस पर? जो आपने इब्तिदाई कलमात अपने कहे उसमें आपने बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि भरपूर अंदाज में मंजर कशी कर दी सूरत हाल की। हमारी जो अधूरी कौमी असम्बली है, अधूरी पार्लियामेंट जिसको मैं कहता हूँ, उसने जितनी भी कानून साजी की है वो शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, चंद मुट्ठी भर अफराद को या ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई है। और उसी का तसलसल है ये कि जहाँ पर आपको आईनी तरमीम करनी है वहाँ पर आप एक मुबम सी, जैसे कि बताया गया है कि मुबम सी आप एक कहते हैं ना कानूनी तरमीम कर देते हैं। तो ये कहना बिल्कुल बेजाना होगा कि पार्लियामेंट जो है उस जैसा मौजूद इदारा वो इस वक्त उन कहते हैं ना मुजरिमों का सहूलतकार बन गया है, उनका डिफेंडर बन गया है कि जी आप जो बड़े बड़े जराइम में मुलव्वस हैं और जिनके माजी के किरदार के हवाले से बहुत ज्यादा सवालिया निशान है, शकूक व शुबात हैं। तो ये तो एक बात हुई। फिर दूसरी बात ये हो रही है कि जब आप इस तरह की कानून साजी करते हैं तो फिर अवाम कहाँ है इस पे? आप मुझे बताइए कि गुज़िश्ता 13-14 माह में कोई ऐसा कानून कि जिसका ताल्लुक अवाम से हो, अगर वो कोई पास किया गया हो, आप कोई मतलब बताएं, हमें मिसाल दें। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई ऐसा कानून साजी की गई हो कि जिसमें मतलब है कि ठीक है कि अगर जो अवाम अगर मुकदमात में जाते तो उनको कोई फायदा पहुंच रहा हो, उनके हकूक जो है वो बढ़ रहे हों, जमहूरियत को मजबूत किया जा रहा हो, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा हो, ऐसा कोई कानून नहीं हुआ। आप उन लोगों के लिए कवानीन पास कर रहे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि जो कहते हैं ना इस मुल्क के 99.9% से भी ज्यादा लोगों का, कहते हैं 0.00 समथिंग लोगों का फायदे पहुंचाने के लिए आप कानून साजी कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों का एतमाद पार्लियामेंट जैसे इदारे पे खत्म हो गया है, अवाम में और रूलिंग एलीट में फासला बढ़ रहा है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लोग अब समझते हैं कि जी ना हमारे वोट की कोई हैसियत है, ना अवाम की राय की कोई हैसियत है, ये लोग जो चाहें, जो एलीट कैप्चर हमारे यहाँ हो गया है, ये स्याह को स्याह करें, स्याह को सफेद करें, सफेद को स्याह करें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके मुकाबले में आप फिर देखते हैं कि हर इदारा जो है, आपने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कहते हैं ना तौहीन अदालत की, एक बार नहीं की, बार बार की, कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। यहाँ पे उन्हीं घरों में रह रहे हैं लोग जाकर के जिनके ऊपर इल्जाम था कि जी आपने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदे, लेकिन वहां बड़े डट के रह रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, और वो कहते हैं कि जी हम आपको हिसाब भी नहीं देंगे। आपने नैब कवानीन में वो तब्दीलियां की हैं कि जिसका मकसद ये कि जी आप व्हाइट कॉलर क्राइम को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, और ये इतनी खतरनाक बात। और ये देखें, अभी ये ठीक है, दे आर गेटिंग अवे विद द मर्डर, लेकिन एक ना एक दिन इसका रद्द-ए-अमल होगा। एक रद्द-ए-अमल आप फरमा रही है बिल्कुल दुरुस्त के ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वेल ड्रेन हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे लोग झुंझलाएंगे, लोग यहाँ पर फिर निकलेंगे।
और आप उस वक्त से डरे कि जब ये जो हमारे हुक्मरान अशराफिया, जिसको मैं कहता हूँ कि मजमूई तौर पे इन्होंने पाकिस्तान को नाकाम रियासत बनाने में इनका किरदार है, इनकी बदउनवानियां जो है अरूज पर है, जिसकी वजह से अवाम की जिंदगी जीरन हो गई है, उसका ना अवाम से कोई ताल्लुक है, ना मुल्क से कोई ताल्लुक है, ना जमहूर से। खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसमें इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। आइन आपने उठाकर ताक में रख दिया, आइन आपने उठाकर फेंक दिया है। ना 90 रोज में इंतखाब हो सकते हैं, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब की और केपी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन चल रही है। तो कल को कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, हमें ताज्जुब की तो बात होनी नहीं चाहिए। अब तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रमीज साहब, आप क्या कहेंगे? राहें तो हमवार हो रही हैं और बहुत अरसे से की जा रही हैं, तो क्या वापसी भी देख रहे हैं आप नवाज शरीफ की? देखिए, बुनियादी तौर पे अभी चूंकि हुकूमत के पास टाइम बड़ा लिमिटेड रह गया है और जिस तरह से भी उन्हें स्ट्रिंग्स पुल करने हैं वो इसी टाइम में करने हैं। अगले केयर टेकर सेटअप के ऊपर उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल कितना होगा ये भी अब देखने की बात है, क्योंकि इनडायरेक्ट कंट्रोल बहरहाल पंजाब हुकूमत में भी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास एज फेडरल गवर्नमेंट एक लेवरेज ज़रूर मौजूद है। और कुछ बाद नहीं है कि इसी किस्म का एक सेटअप जो है सेंटर में भी आ जाए, जो विच कंटिन्यू टू सपोर्ट देम। शायद हो सकता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ हाइपोथेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। बहरहाल अगर हम बात करें कि आगे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और हुकूमत से जो उम्मीदें थी लोगों की वो पूरी क्यों नहीं हुई हैं, तो मेरे ख्याल ना तो ये हुकूमत लोगों के वोट के ऊपर आई है, क्योंकि देखिए जिसको वोट दिया था वो खुद से रिजाइन करके हुकूमत छोड़ के बाहर चले गए। इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी बाद में, और ये एक बड़ा अनहोली अलायंस था राइट फ्रॉम द गेट गो। एक लेफ्ट की पार्टी है और एक एक्सट्रीम राइट की पार्टी है, और दोनों का एक अलायंस बना और अलायंस के पीछे मफादात शामिल थे, और वही मफादात पूरे होते हम इस वक्त देख रहे हैं। और अगले इलेक्शंस में अगर तो उन्होंने जेन्युइनली एक मास वोटर बेस के पास जाना होता तो शायद थोड़ी परेशानी ज्यादा होती, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पे अब ये नजर आ रहा है कि शायद एक कसीर तादाद वोटर्स की अब आने वाले इलेक्शंस में उस तरह से वाइब्रेंटली पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो शायद ये अपने ही अपने वोटर बेस को अपीज कर रहे होंगे, और उसको अपीजमेंट के लिए मेरा ख्याल उसके अंदर आइडियोलॉजी कैश करते हैं। वहां पे हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में भी देखा कि उनके पास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने कम बैक किया तो आइडियोलॉजी से कम बैक किया, नैरेटिव और रेहेट्रिक से कम बैक किया, और यही नैरेटिव और रेहेट्रिक की तरफ वो बनाने की कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस अब देने के लिए तो हुकूमत के पास कोई मौका रह नहीं गया, और चूंकि उनके पास परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जो एक चीज वो कर सकते हैं वो ये है कि जो अपने पर बनाए केसेस हैं उनको वो कानून साजी से खत्म कर दें, और वही कानून साजी की जा रही है। हाफिज साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अवामी मफाद का तो नहीं सोच रहे, अपने मफाद का सोच रहे हैं। अपने मफाद को ये सामने रखते हुए क्या ये वो कर पाएंगे? क्या नवाज शरीफ को वापस ला पाएंगे? आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी हो रही है? देखें, नवाज शरीफ साहब तो वापस आएंगे तभी मुस्लिम लीग नून का ये इलेक्शन कैंपेन बनेगी, और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब जो है वो जो ही ये इलेक्शन का निज़ाम वज़ा हो जाएगा या तय हो जाएगा कि इलेक्शन जो है वो कब होना है, तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। मेरा ख्याल है आज जो कुछ कानून में तरामीम आई या अदालतों में जो मामलात हैं, नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी, इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। तो 2018 में जो सूरत हाल थी वो सूरत हाल तो ये हो जाएगी कि एक नाअहल हो गया, एक अहल हो गया। और इमरान खान साहब पे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिनमें उनकी नाअहली जो है वो बड़ी वाजे है। एक केस तो वापस हो गया, वो 2 निकाह वाला, वरना उसमें भी इमरान खान साहब को जो है वो सजा हो सकती थी। ये कोई यानी शरई तौर पर भी कानूनी तौर पर भी उसके 2-3 जो है उसमें। बाकी ये जो नैब वैब या बाकी चीजें हैं ये भी चल रही हैं, जो वो बता रहे हैं वकला वगैरह, बाकी जो हम मीडिया से सुनते हैं। तो इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के पास जब नवाज शरीफ साहब होंगे, और दूसरी तरफ जो सूरत हाल है कि पता नहीं पीटीआई उस वक्त किस पोजीशन में होगी, तो एक मैदान तो मुस्लिम लीग नून को मिलेगा, लेकिन जिस तरह जरदारी साहब जो है वो अपनी मेहनत पंजाब में कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो एक मुकाबला जरूर होगा मरकज के हवाले से। तो वो देखना होगा कि भाई कितना जरदारी साहब उसमें साउथ पंजाब में कामयाब हो पाते हैं। जी बिल्कुल हाफिज साहब, आपको पॉइंट आ गया। जवाद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या सिर्फ पाकिस्तान का इस वक्त मसला सिर्फ यही है कि हुकूमत अपने जाती मफाद का सोचे, नवाज शरीफ को वापस लाए, आवाम का ना सोचे?
बात यह है कि एक शख्स जो है वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका हो और अब तो सब कुछ अयां हो रहा है कि उसको पनामा का डंडोरा, और ये वही जमात इस्लामी थी ना जो गई थी कि जी पहले इसका फैसला कर दें और फिर उसके बाद उसको अकामे पे बाहर कर दिया, जेल में रखा, बेटी समेत रखा, उसकी बीवी को मर के साबित करना पड़ा कि मैं बीमार हूं, और इसका कोई चक्कर ही कोई नहीं है ना, ये तो मसला ही कोई नहीं है। और फिर हमने वो देखा कि जो प्रोजेक्ट लाया गया उसने इस मुल्क की ईंट से ईंट भी बजा के रख दी। कितने ज्यादा कवानीन बने हैं जी 3.5 साल में, वो भी ऑर्डिनेंस पे ही चल रहे थे ना, सदर भी अपना और जो मर्जी करी जाओ। वो किधर गई नौकरियां जो करोड़ मिलनी थी, वो 50 लाख घर, ये सब जो गोरख धंधा हो रहा है ना उसमें। और 9 मई को तो पूरा कलम ही टूट गया ना उसके बाद। और फिर मैं ये समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस हजरात वो अपने डिफरेंट केसेस के अंदर और खास तौर पे ये पनामा वाले केस में ये कह दें कि हमें पता माजी में क्या हुआ था और क्यों क्यों हुआ था और किस तरह हुआ था और किसने कराया था, अगर ये रिमार्क्स आ सकते हैं तो उसके बाद भी अगर ये कोई कहे कि नहीं जी मसला तो नहीं होना चाहिए, देयर इज नो डाउट महंगाई कम होनी चाहिए, कौन है पागल होगा को जो कहेगा नहीं होनी चाहिए, मैं क्यों नहीं कहूंगा, यकीनन मेरे भी मसले मैं भी भुगत रहा हूं, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें तो क्यों नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज वाजे नहीं है, इल्जाम पे इल्जाम है, वॉल्यूम पे वॉल्यूम जा रहे होते थे, और कौन लेके जा रहे होते थे, सहूलतकार कौन थे, लाए कौन थे, जिन्हें अब्बा जी कहते थे, उन्हीं को चौकों चौराहों में ये गालियां देने लग गए। ये सब कुछ कोई नहीं देख रहा, बस यही देखना है कि नवाज शरीफ आ जाएगा तो बहुत जुल्म हो जाएगा जी, ओ हो, और इनको कोई और काम नहीं है। पहले कौन से काम हुए, कश्मीर के लिए 5 मिनट खामोश रहा करेंगे, फिर तूतनियां बजाएंगे, फिर महफिल कवाली करेंगे, महफिल समा होगी, और बस अल्लाह खैर सरा रियासत मदीना बन गई। रियासत मदीना में कभी किसी ने यह किया था कि अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम है तो मैं नहीं आता, मैं मुंह लुकाता फिरूंगा। ब्रेक के बाद हम करेंगे कि पाकिस्तान के मगरबी ब्लॉक से दूरी रूस और चीन से तिजारती ताल्लुकात बढ़ने लगे हैं, लेकिन आखिर कब तक हम दूसरों पर इन्हिसार करेंगे, अपनी मईशत को कब बेहतर करेंगे, कब खुद पांव पर खड़े होंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे आईएमएफ के साथ डेडलॉक ताहाल बरकरार है। आईएमएफ मुआहदे न होने को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान मगरबी ब्लॉक से दूर भी हो रहा है। हुकूमत के चीन और रूस से तिजारती ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। रूसी रियायती खाम तेल और एलपीजी पाकिस्तान पहुंचना भी शुरू हो गई, जबकि आज़रबाईजान के साथ भी हुकूमत ने सस्ती एलएनजी के लिए मुआहदा कर लिया है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल यह है कि क्या हुकूमत रूस और चीन पर इन्हिसार करके मईशत को डिफॉल्ट होने से बचा पाएगी? रमीज साहब क्या कहेंगे? देखिए, डिफ़ॉल्ट के ज़मीन में सबसे पहली जो मैं गुजारिश अपने सारे इकोनॉमिस्ट से और अपने सारे अहबाब से करना चाहूँगा कि हम हर मामले में हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं और हुकूमत की परफॉर्मेंस को अंडरकट करते हैं, लेकिन ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये मुल्क हमारा है, इसको हमने सब ने मिलकर बचाना है। डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू जितनी हम करते जाएंगे उतने बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर हम एक जो अनरेस्ट है वो बढ़ाएंगे। इसके कहने का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि बिजनेस कम्युनिटी को ऑलरेडी ये नहीं पता कि सूरत हाल क्या है, लेकिन वी शुड नॉट टॉक अबाउट डिफ़ॉल्ट और इस पे अनड्यू जो डिबेट है वो मेरे ख्याल हमारे मुल्क के लिए को खातिर खा फायदे नहीं जनरेट करेगी। जहां तक बात यह है कि आगे हमें किस ब्लॉक में जाना है, तो मेरे ख्याल हमारे पास मौका है आगे अब डिसाइड करने का, प्रूडेंटली डिसाइड करने का कि हमने कौन सी स्ट्रैटेजी टो करनी है। और मुझे लगता है कि अब हमें ब्लॉक पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए और हमें दोनों स्पेस के अंदर अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए ताकि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एंजॉय किया जाए। और ये जो पहले हमने गलती की है, कभी इस ब्लॉक से कभी उस ब्लॉक में मूव किया, उससे पहला ब्लॉक ऑफेंड हुआ, ये वाली गलती अब हमें रिपीट बहरहाल नहीं करनी चाहिए। आमिर साहब आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल तायीद करूंगा कि हमें ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यकीनन रूस और चीन से हमारे ताल्लुकात बहुत अहम है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वेस्टर्न पावर्स। अमेरिका के पास हमारी जितनी एक्सपोर्ट्स होती हैं उनसे हमारे बड़े पुराने मरासिम है। यकीनन तो सूरत हाल ये कि अमेरिका के लिए हमारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, उसकी झुकाव जो है भारत की तरफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एंटेगनाइज करके रखें। आईएमएफ डील का ना होना, उसका मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी साझेदार की फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर है। उन्होंने दावा किया कि मैं सबसे तजुर्बेकार वजीर खजाना हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आईएमएफ को डील किया और जिस तरह से उनकी शराइत को उस पर अमल दरामद नहीं किया, जो कुछ मिफ्ता इस्माइल साहब ने काम किया तो उसको उन्होंने अंडू कर दिया। उसकी वजह से आज हम इतने बुरी हालत में। लेकिन मैं एक और बात आखिरी कहूंगा कि सोवरेन डेट डिफॉल्ट का पाकिस्तान को इतना खतरा नहीं है, इसलिए नहीं है कि बहुत सारा जो आपका बायलैटरल या मल्टीलैटरल डेट होता है वो दोबारा से रिस्ट्रक्चर हो जाता है, रोल ओवर हो जाता है, और ज़ाहिर है वो जो दीगर ताकत है वो भी नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। तो कुछ हम अदा कर देंगे, बाकी हम मुस्तकबिल के बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, तो ये सूरत हाल होगी। लेकिन
हमें इकोनॉमी के ऊपर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। और सागदार की जो माशी पॉलिसीज हैं वो एक बहुत बड़ा फेलियर है, पाकिस्तान के नाकाम तरीन वज़ीर खजाना है वो। ये बात बिल्कुल तारीखी तौर पे हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए जनाब। सही। जवाद साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वो मुआशी कोई समझने वाला इतना ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी जेब को ही देखता रहता हूँ कि क्या रह गया और क्या ख़त्म हो गया। लेकिन असल इशू ये है कि मुझे यही कहना है कि हमें कब तक हम दस्ते नगर रहेंगे, कब तक मोहताज रहेंगे, हमें पॉलिसी बेहतर करनी चाहिए। लेकिन वो जो बैरून मुल्क ट्रक चला रहे हैं ना पाकिस्तान के हालात दिखाने वाले, उस तरफ भी नज़र जानी चाहिए कि हमारी बदनामी कितनी हो रही है और मुआशी अदम इस्तेहकाम उसकी वजह से कितना फैल रहा है, कितना लोगों के ज़हन में आ रहा है। खुदा रा सारे मिलके अल्लाह के वास्ते इस मुल्क का कुछ सोच लें। सही। लेकिन ये मैं और आप तो रोज बैठ के यहाँ पर बात करते हैं कि मुल्क का सोचे हुक्मरान, लेकिन सोचता कोई नहीं है। मुआशत को बेहतरी की बातें तो होती हैं, आप देखेंगे 75 सालों में क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया। हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, कब इन्हें सोचना पड़ेगा, वरना पहले वालों का हाल भी देख लिया सबने, हाल फिर ऐसा ही होगा जो नहीं सोचेगा। बिल्कुल ऐसा ही। आमिर साहब आपको लगता है पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म हमें प्लानिंग करनी चाहिए, और अगर कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगी तो मुझे लगता है उसके नतायज शॉर्ट टर्म प्लानिंग से बहुत बेहतर निकलेंगे। सही। बिल्कुल ऐसा है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुआशत को डिफॉल्ट से बचाना पड़ेगा, क्योंकि मुआशत के लिए इन हुक्मरानों को ही मिल बैठ कर सोचना पड़ेगा। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।